हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अपर लिम्ब, क्योंकि यहाँ से सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है। हमारे टाइम तो सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, तो पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सो अगर मैं एनाटॉमिकल एस्पेक्ट से बात करूँ तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स which controls almost all kind of movements of upper limb and also carry all sensations from upper limb. अगर मैं बात करता हूँ क्लिनिकल एस्पेक्ट से, तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स इंजरी हो जाए तो इस केस में हमें अर्ब्स पैल्सी, क्लम्प पैल्सी या हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। सो आइए शुरू करते हैं। सो जो ब्रेकियल प्लेक्सस हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो दिस इज फाउंड बाय वेंट्रल प्राइमरी रेमाई फ्रॉम C5 to T1, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपने पास आता है क्वेश्चन की ब्रेकियल प्लेक्सस बताओ, तो अपने को ही बनाना पड़ता है। तो अपन इसको कैसे बना सकते हैं? तो मैं साइड में बना रहा हूँ एंड मैं इसको देन इरेज कर दूंगा। सो वेरी सिंपल, दिस इज C5, C6, दिस इज C7, दिस इज C8 एंड T1। तो ये रूट्स थी, इन्होंने मिलके बनाई C5, C6 ने बनाई अपर ट्रंक, मिडल ने बनाई मिडल ट्रंक एंड C8, T1 ने बनाई लोअर ट्रंक। इसके बाद अपन बात करते हैं डिविजन्स की। तो हर एक ट्रंक दो डिवीजन देता है, वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल एंड डॉर्सल। जो सबका डॉर्सल डिवीजन है वो कंबाइन कर जाएगा एंड फॉर्म करेगा पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड जो दोनों का वेंट्रल कॉर्ड है अपर दोनों का, तो वो फॉर्म करेगा लैटरल कॉर्ड, एंड जो सबसे नीचे वाला है उसका वेंट्रल कॉर्ड फॉर्म करता है मीडियल कॉर्ड। ठीक है, सो ऐसे बनाना होता है, बहुत सिंपल है। सो ये ब्रेकियल प्लेक्सस कुछ ऐसा है कि ये रूट्स हो गई C5, C6, C7, C8 एंड T1। C5 एंड C6 ने फॉर्म करी अपर ट्रंक, C7 ने फॉर्म करी मिडल ट्रंक एंड C8 एंड T1 ने फॉर्म करी लोअर ट्रंक। जो अपर ट्रंक है उसने दिया वेंट्रल डॉर्सल डिवीजन, मिडल ने भी वेंट्रल डॉर्सल डिवीजन एंड लोअर ने भी दिया वेंट्रल डॉर्सल डिवीजन। जो डॉर्सल डिवीजन है उसने फ्यूज होकर फॉर्म करा पोस्टीरियर कॉर्ड। जो इन अपर दोनों का वेंट्रल डिवीजन था इसने फॉर्म करा लैटरल कॉर्ड, एंड जो सबसे नीचे वाला वेंट्रल डिवीजन है वो फॉर्म करता है मिडिल कॉर्ड, और इनकी कुछ ब्रांचेस हैं। सो हमारे लिए ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो अपन ब्रांचेस की बात करते हैं सीधा। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ ब्रांचेस ऑफ रूट्स की, तो रूट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं? अगर ये रूट हैं तो रूट से ब्रांचेस निकलती हैं, एक तो ये निकल रही हैं, दिस इज द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, एंड एक ये निकल रही है C5, C6 एंड C7 से, दैट इज लॉन्ग थॉरेसिक नर्व। सो रूट से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक तो निकल रही है लॉन्ग थॉरेसिक नर्व, इनकी रूट वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रूट वैल्यूज आपको आनी ही चाहिए। सो लॉन्ग थॉरेसिक नर्व कहाँ से आ रही है? C5, C6 एंड C7 से, और ये सप्लाई करती है सीरेटस एंटीरियर मसल को। एंड अगर इस नर्व की इंजरी हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलता है। जो दूसरी ब्रांच है दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, वो कहाँ से निकल रही थी? वो सीधा C5 से निकल रही है, एंड ये सप्लाई करती है लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर मसल्स को। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रंक से। तो ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं, तो देख लेते हैं अपन। जो अपर ट्रंक है सिर्फ वहीं से ब्रांचेस आ रही हैं, दैट आर सुप्रास्कैपुलर एंड सबक्लेवियस ब्रांच। सो जो ब्रांचेस ऑफ ट्रंक है तो उसमें पहली कौन सी है? सुप्रास्कैपुलर। अब रूट वैल्यू कौन सी होगी? तो रूट वैल्यू इज वेरी सिंपल,
अपर ट्रंक कौन बना रहा है? C5 एंड C6 बना रही है। सो ये रूट वैल्यू हो गई दोनों की, ठीक है। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई कर रही है? तो सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। जो सबक्लेवियस नर्व है वो किसको सप्लाई करेगी? तो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। इसके बाद तो रूट हो गया, ट्रंक हो गया, उसके बाद आता है अपन डिवीजन पे। तो डिवीजन वेंट्रल एंड डोर्सल एस्पेक्ट देता है और इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं देता, ठीक है। सो नो एनी ब्रांच फ्रॉम डिवीजन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रांचेस फ्रॉम कॉर्ड। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सो हमारे पास 3 कॉर्ड्स हैं, दैट आर lateral cord, this one is posterior cord and this one is medial cord, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ लेटरल कॉर्ड की, सो इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, दैट इज LML, लेटरल कॉर्ड से LML। सो क्या है LML? तो फर्स्ट ब्रांच होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, M से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड वापिस L से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। सिंपली द थिंग इज कि एक तो निकल रही है लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब इनकी रूट वैल्यूज तुम कैसे याद रखोगे? तो इनको बना कौन रहा है? लेटरल कॉर्ड को कौन बना रहा है? सो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन है C5 C6 का एंड C7 भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो हमें पता होना चाहिए लेटरल कॉर्ड के लिए रूट वैल्यूज होती हैं C5 C6 C7, तीनों के लिए फिक्स है, ठीक है। एंड जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो सप्लाई करती है किसको? पेक्टोरलिस मेजर को एंड पेक्टोरलिस माइनर को। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो सप्लाई करती है BCB को, दैट इज बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरिकोब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस मसल को। एंड जो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है वो फॉर्म करिए मीडियन नर्व को, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं मिडिल कॉर्ड पे। तो ये एरिया आपकी मिडिल कॉर्ड, यहाँ से हाँ पूरी मिडिल कॉर्ड है, ठीक है। तो मिडिल कॉर्ड की ब्रांचेस याद रखने का तरीका होता है M फॉर U, दैट इज पहला M है मीडियल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड M इज फॉर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, थर्ड M फॉर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, फोर M फॉर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड U से अल्नर नर्व। सो द थिंग इज वेरी सिंपल कि जो आप रूट वैल्यू याद रखोगे वो कैसे रखोगे। सो जो मिडिल कॉर्ड है वो बना कौन रहा है? अल्टीमेटली अगर सबसे नीचे कौन है तो C8 और T1 है, तो सब मोस्ट ऑफ जो रूट वैल्यूज है वो C8 एंड T1 ही है। इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। जो अल्नर नर्व है उसकी थोड़ी अलग है, दैट इज C7 C8 एंड T1, ठीक है। सो जो मिडिल पेक्टोरल नर्व है वो सप्लाई करती है किसको? पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर को। जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है वो सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ आर्म को। जो फोर आर्म की है वो मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करेगी और ये मीडियन नर्व बना देगी। एंड अल्नर नर्व है वो भी फोर आर्म वगैरह के मसल्स को सप्लाई करती है, इसको अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इंट्रेसिक मसल को भी सप्लाई करती है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की। सो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस को याद रखने का तरीका होता है लूनार, LUNAR, दैट इज L से लोअर सबस्केपुलर, U से अपर सबस्केपुलर नर्व, N से नर्व टू लैटिस डोर्सी, A से एक्सिलरी नर्व एंड R से रेडियल नर्व। एंड इनकी रूट वैल्यूज मोस्ट ऑफ C5 C6 ही हैं, जैसे कि पहले की C5 C6, सेकंड की भी यही है, बस जो लैटिस डोर्सी है उसकी थोड़ी अलग है, C6 C7 C8। एक्सिलरी नर्व की वापस C5 C6 है एंड रेडियल नर्व की होती हैं C5 to T1 सारी। और ये बात लागू होती है मीडियन नर्व के लिए भी। सो रेडियल और मीडियन नर्व के लिए रूट वैल्यूज होती हैं C5 to T1 कंप्लीट। सो जो लोअर सबस्केपुलर नर्व है वो किसको सप्लाई करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है सबस्केपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी एंड टीरिस माइनर मसल को भी सप्लाई करेगी। जो अपर सबस्केपुलर है
वो भी सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी। जो लेटिसमस डोर्साई के लिए नर्व है वो लेटिसमस डोर्साई मसल को सप्लाई करेगी। सो एक्सिलरी नर्व होती हैं वो सप्लाई करती हैं डेल्टॉइड मसल को। जो रेडियल नर्व है वो थिकेस्ट ब्रांच होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये सप्लाई करती हैं ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को एंड 12 मसल ऑफ बैक ऑफ फोरआर्म, ठीक है। सो ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट की। सो कुछ पैल्सीज हैं जो हमें आनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज अब्स पैल्सी या अब्स पैरालिसिस। सो सबसे पहले साइट ऑफ इंजरी क्या होगी, तो अपर ट्रंक। अपर ट्रंक कौन बना रहे हैं, तो रूट वैल्यूज इन्वॉल्व हो गई C5 एंड C6। सो अब्स पैल्सी में अपर ट्रंक इन्वॉल्व होता है, दैट मीन्स रूट वैल्यूज आर C5 एंड C6 आर इन्वॉल्व। अब अब्स पैल्सी का मतलब होता है अब्स पॉइंट, जहाँ पे 6 नर्व्स मिल रही हैं, दैट इज दिस। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये C5 C6 ये मिल रही है, सुप्रास्कैपुलर एंड सबक्लेविस ये मिल रही है, एंड दो डिवीजन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, वेंट्रल या डॉर्सल डिवीजन, एक ही बात है, ठीक है। सो यहाँ पे बन रहा है अब्स पॉइंट। एंड जो मसल इन्वॉल्व होती हैं वो एक तो होती हैं डेल्टॉइड मसल एंड एक होती हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। सो मसल कौन सी होगी, एक तो डेल्टॉइड हो गई एंड अदर आर ट्रिपल बी, दैट इज बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। सो जो डेल्टॉइड होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एबडक्शन कराना, एबडक्शन कराना। लेकिन क्योंकि डेल्टॉइड तो अफेक्ट हो चुकी है तो एबडक्शन तो होगा नहीं, तो अब क्या रहेगा, एडक्शन रह जाएगा, तो हाथ एकदम पास में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये ट्रिपल बी इसका काम होता है कि फोरआर्म है उसका फ्लेक्शन करवाना, ठीक है, एंड सुपिनेशन कराना फोरआर्म का। क्योंकि ये डैमेज हो चुकी हैं तब क्या होगा, जो फोरआर्म है उसका फ्लेक्शन नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन होगा एंड प्रोनेटेड कंडीशन जनरेट हो जाएगी। दैट सिंपली मीन्स कुछ ऐसा हाथ हो जाएगा, जैसा इस डायग्राम में, ठीक है, ऐसा कुछ हाथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ हैंड इज adducted shoulder, extended forearm and pronated forearm. So that simply looks like policeman tips hand, waiter's tips and या फिर porter's tip hand. आप देखना पुलिस वाले को वैसे ही 100-200 रुपये ऐसे हाथ पीछे करके मांग लेता है, ठीक है ना, लाइक विद दैट। अब इसका कॉज क्या था, तो इसका कॉज था कि सेपरेशन ऑफ नेक फ्रॉम शोल्डर, अनड्यू सेपरेशन हो जाना, मे बी बाय बर्थ हो या फिर फॉल ऑन शोल्डर हो गया हो, तो उस केस में ये अब्स पैल्सी हो सकती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड इज क्लम्प की पैल्सी की। तो इसमें साइड क्या है, दैट इज लोअर ट्रंक ऑफ प्लेक्सस। तो रूट वैल्यू कौन सी आएगी, C8 एंड T1। C8 पार्शली होती हैं एंड T1 इसमें मेजर होती हैं, ठीक है। C8 इज पार्शली एंड T1 इज मेजर। अब क्या होता है कि T1 सप्लाई करती है मीडियन और अल्नर नर्व को, सॉरी, जो C8 एंड T1 है ये फॉर्म करती है मीडियन और अल्नर नर्व को, और जो मीडियन और अल्नर नर्व है ये सप्लाई करती है इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड को, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि जो मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट है, मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट है, इसका क्या रखना है यहाँ पे, फ्लेक्शन रखना, ठीक है, दैट इज फ्लेक्शन। एंड जो इंटरफैरिंजियल जॉइंट है इसका करना एक्सटेंशन। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट हो चुकी हैं, इंजरी हो चुकी हैं, तो अब एक्शन उल्टा हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा एट मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट पे, तो एक्सटेंशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, एंड फ्लेक्शन होगा एट इंटरफैरिंजियल जॉइंट। सो यहाँ तो एक्सटेंशन देखने को मिल गया एंड यहाँ पे फ्लेक्शन हो गया, सो दैट इज क्लॉ हैंड, ठीक है, कंप्लीट क्लॉ हैंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे वेस्टिंग ऑफ फोरआर्म मसल्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हॉर्नर सिंड्रोम की। अब क्या होगा कि ओनली T1 ही अफेक्ट हो जाए,
तो उस केस में क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक पाथवे होता है टू आई एंड फेस वो अफेक्ट हो जाता है। सो जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दैट आर पटोसिस, दैट इज ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, मायोसिस मतलब जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एनहाइड्रोसिस मतलब पसीने नहीं आएगा, स्वेटिंग नहीं होगी, एंड एनोप्थेलोमस का मतलब होता है सनकन आइज, आंखें ऐसे पीछे की तरफ चले जाना। एनोप्थेलेमस सिंपली मीन्स टू की जो आइज थी वो पोस्टीरियर साइड चली गई है, ठीक है, सॉकेट के अंदर पोस्टीरियर में चली गई है। सो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड स्टिल देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हमें इन वीडियोस के नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। तो हमारी टीम इस पे काम कर रही है एंड जल्द ही जितने भी नोट्स हैं वो एक ड्राइव पे अपलोड कर दिए जाएंगे और वहाँ से आप इनको एंजॉय कर सकते हैं।